ईरान एम्बेसी बोलती है अगर आप ईरान फ्लाई करके जा रहे हो या ईरान ट्रैवल कर रहे हो एज अ टूरिस्ट तो आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। वीडियो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे, मतलब बाहर से आया सिर्फ कैमरा निकाल लेते ना शूट करने के लिए, सब लोग मना करते थे। जब से हम लोग दुबई से निकले और जब से इस प्लेन में बैठे ना तब से थोड़ा सा अंदर डर है, पता नहीं किस बात का। वेलकम टू ईरान, मेरी 8th कंट्री, ठीक है, और इस ट्रिप की दूसरी कंट्री। How much we have to pay? Yeah, we have that. Okay. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 22 और हम लोग हैं अभी शारजाह में। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम दुबई में थे और दुबई से हम लोग शारजाह आए थे लगभग 20 तारीख को। बट 20 तारीख के बाद मैंने शूट इस वजह से कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ से हम लोगों का ईरान जाने का प्लान था वाया फेरी। अब फेरी से हम लोग इस वजह से नहीं जा रहे हैं भाई क्योंकि 2-3 दिक्कतें सुनने में आ रही थी फेरी के साथ। सबसे पहली तो ये कि फेरी फिक्स डेट पे चलती है, मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है। एक चलती है आपका फ्राइडे को और दूसरी चलती है आपकी ट्यूसडे को। तो आज वैसे भी मंडे है तो अगर हम फेरी से जाते भी तो हम लोग ट्यूसडे को ही जा पाते, तो हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो फ्लाइट करते हैं। और दूसरा रीजन ये है भाई फेरी से ना जाने का कि मौसम यहाँ पर आजकल थोड़ा खराब है। तो जिनसे हम टिकट ले रहे थे अपनी, तो उन्होंने बोला कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर फेरी कैंसिल होती है तो उसका कुछ रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा। और काफ़ी फेरीज रिसेंट में कैंसिल भी हुई थी तो हम लोगों ने रिस्क ना लेते हुए फ्लाइट ही करवा ली है। और ऊपर से मुझे पहले लगा था कि जो फेरी है ना वो सिर्फ आधे 1 घंटे की है यहाँ से ईरान की, जो कि ओमान से थी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। बट यहाँ से जो फेरी है ना भाई वो है ओवरनाइट फेरी, रात के 10 बजे चलेगी यहाँ से, सुबह 8:30 बजे पहुँचाएगी। तो भाई इतना लंबा तो मैं नहीं ट्रैवल कर सकता हूँ फेरी में क्योंकि मेरे को मोशन सिकनेस ज़्यादा होता है समुद्र में। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि फेरी से ना जाके हम लोग जाएंगे भाई फ्लाइट से। तो इसी वजह से हम लोगों ने फ्लाइट बुक करा ली है अपनी ईरान की, जो कि होने वाली है भाई मेरी कंट्री नंबर 8 और इस ट्रिप की कंट्री नंबर 2। मतलब ईरान हम ऑफिशियली आज एंटर कर जाएंगे रात को। और अगर सब कुछ सही रहा तो कल या परसों में, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को गाड़ी देखने को मिल जाएगी। ये वाला होटल था भाई जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे, गोल्डन ट्यूलिप होटल अपार्टमेंट्स। इसी के अंदर हम लोगों ने रूम ले रखा था। ये एक तरीके का अपार्टमेंट था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था शूट करूँ, बट मैंने कहा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शूट हो चुका है इस कंट्री में, मतलब यूएई में। तो क्यों ना आप सीधा जिस दिन हम ईरान निकलेंगे उसी दिन मैं शूट करूंगा। टैक्सी बुला लिए, टैक्सी आती होगी, अनमोल चेकआउट कर रहा है। उसके बाद निकलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट। और भाई हम लोग हैं तो शारजाह में, बट यहाँ से दुबई एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 10-11 किलोमीटर है, मतलब। और जो मैप पे दिखा रहा है ना टाइम, वो दिखा रहा है सिर्फ 10 से 11 मिनट। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पास है। और जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हमें फ्लाइट से जाना है, वरना फिर हम शारजाह आते ही क्यों। चलो जी, कैब आ गई है वापस से भाई, बड़ी वाली कर ली है क्योंकि छोटे वाली में सामान नहीं आता सारा। भाई पहुंच भी गए, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वैसे तो दुबई बहुत बड़ा है बट यहाँ की सड़कें इतनी अच्छी हैं ना और ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं लगता, इसलिए सारी चीज़ें आसपास ही लगती हैं एकदम। मतलब शारजाह में थे हम लोग और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आने में हमें मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगे। और शारजाह एयरपोर्ट शायद थोड़ा दूर ही पड़ता क्योंकि हम शारजाह एंटर करते ही रुके हुए थे भाई होटल में। वैसे फ़्लाइट लेते हैं भाई ईरान की। सोचा था मैंने यही था कि अगली फ़्लाइट सीधा हम लंदन से वापसी की लेंगे इंडिया की, बट चलो कोई बात नहीं, अब एक और फ्लाइट। फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हैं भाई, 1 घंटा हो गया। हम बोर्डिंग लाइन में लगे थे वहाँ पे, बट हमें बोर्डिंग पास नहीं दिया। पूरी स्टोरी बताता हूँ एक बार अंदर चल के। सबसे पहले फ्लाइट टिकट बुक करके बोर्डिंग पास लेते हैं। अनमोल वहाँ सामने अपना वैट रिफंड ले रहा है। तो होता क्या है ना भाई, जैसे इंडिया में जीएसटी वगैरह लगता है ना, तो दुबई में एक तरीके का टैक्स होता है जो कि होता है वैट। तो वैट होता है यहाँ पे लगभग 5%, तो आपको रिफंड लेना होता है। मतलब आप ले सकते हो जो आपका बिल में गया होता है, यहाँ पे आपने कोई भी परचेज किया, कोई भी शॉपिंग की है, तो वो 5% आप यहाँ पे रिफंड ले सकते हो। ऐसे यहाँ पे काउंटर बने होते हैं वैट सेक्शन के, हर एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएंगे 2-3। तो अनमोल वहाँ पर रिफंड ले रहा है। तो 5% जो आपने एक्स्ट्रा दिया है बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट को, वो आपको नहीं देना है, तो आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। सिक्योरिटी चेक यहाँ का भी बड़ा इजी था भाई, सीधा स्कैन किया और जाने दिया। तो भाई अब बात करते हैं कि दिक्कत क्या हुई। तो दिक्कत ये हुई भाई कि ईरान एम्बेसी बोलती है अगर आप ईरान फ्लाई करके जा रहे हो या ईरान ट्रैवल कर रहे हो एज अ टूरिस्ट तो आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी। बट हम लोगों के केस में हम लोग बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास रिटर्न फ्लाइट टिकट नहीं थी। तो वही चीज़ हम लोगों ने उनको समझाई, बट उन्होंने बोला कि हम समझ रहे हैं प्लान पूरा, बट आपको हर एक पॉइंट पे ये चीज़ आपको हर जगह समझानी पड़ेगी। जैसे कि जब आप लोग ईरान एंटर करोगे तो वहाँ पर वो लोग फ़्लाइट टिकट मांगेंगे। एयरलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वहाँ के एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं था। फिर हम लोगों ने बोला कि कोई और अथॉरिटी है या फिर ऑफिशियल से, तो उनसे बात कराओ। तो उनसे हम लोगों ने बात की, तो उनसे सारी चीज़ें उनको समझाई।
बट स्टिल उन्होंने वही सामने से बोला कि हम लोग अलाउ कर देंगे, बट ईरान में जाने के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। और फिर वो लोग यही पूछेंगे कि एयरलाइन ने आपको अलाउ कैसे किया, जब ये चीज़ मैंशनड है कि एयरलाइन नहीं, एम्बेसी रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगती है ईरान की। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने डमी सोचा कि डमी टिकट निकालते हैं, बट फिर यार डमी टिकट में ना आपका ई टिकट नंबर नहीं होता, जो आपका PNR स्टेटस होता है। तो हमें लगा यार कहीं फंसा ना जाए, तो इस वजह से हमने कहा चल छोड़, सीधा रिफंडेबल टिकट लेते हैं। और ईरान के साथ एक दिक्कत है यार, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना ईरान की ना तो फ़्लाइट टिकट्स अवेलेबल हैं और ना ही कोई होटल अवेलेबल है। तो वही समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से की जाए बुकिंग। लगभग सारे प्लेटफॉर्म देख लिया हमने, वीगो देख लिया, मेक माई ट्रिप देख लिया, बट कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि रिफंडेबल मिले ना मिले, बट अवेलेबिलिटी ही नहीं है किसी होटल की या फ्लाइट की। फिर एयर अरेबिया के साइट पे चेक किया तो वहाँ पर सिर्फ एक फ़्लाइट अवेलेबल थी, ठीक है, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी यहीं से ही, शारजाह से ही, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने वही टिकट निकाल ली है भाई, और फिर उनको दिखाई तो फटाफट हमें बोर्डिंग पास मिल गया। तो यही दिक्कत थी भाई, बट वो रिफंडेबल है, बट उसके बावजूद भी 3-4 हज़ार रुपये कट जाते हैं कहीं ना कहीं एंड में जाके, जब आप कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह लगा देते हैं वो लोग। भाई उसके बाद जब हमने टिकट कर ली ना, तो अंदर से वो बंदा चलते हुए आया, वो कह रहा हम लोगों ने बात कर लिया, आप हमें मतलब अपना वीज़ा दो, वीज़ा की फ़ोटो खींच के हम आगे भेज देते हैं। तो यहाँ से लेके आपको जब तक आप एंट्री नहीं कर लेते हो ईरान में, तब तक आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। बट तब तक हम लोग फ्लाइट टिकट बुक कर चुके थे, तो हमने कहा छोड़ो, क्या फ़ायदा फालतू में अप्रोच लगवाने का। सामने वो अपना रिफंड ले रहा है, मतलब वहाँ से आपको एक रिसीट मिल जाती है जितने का आपका टैक्स होता है, वो यहाँ पर आके दिखा दो तो यहाँ से रिफंड मिल जाएगा। और सामने ही है भाई महरवा लाउंज, तो अब लाउंज चलते हैं, लाउंज में बैठते हैं। और इसने मेरे को बताया भी नहीं, मेरे से कहता है 4 बजे की फ़्लाइट है, और फ्लाइट असल में थी 6 बजे की, और हम लोग होटल से निकले 11:30-12 बजे, 6 घंटे पहले आ गए। बताओ अभी भी 2-2.5 घंटे बचे हैं। तो आराम से चल के बैठते हैं सामने लाउंज में। भाई टर्मिनल 2 का ड्यूटी फ्री है, तो मेरे को मार्ट जैसा लग रहा है, जो शॉपिंग स्टोर थे दुबई के अंदर वैसा सा। और भाई ना तो हमें अंदर वहाँ पर एंट्री मिली जो मरहबा लाउंज था, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं प्रायोरिटी पास मांग रहे थे इंडियंस के लिए, सिर्फ प्रायोरिटी पास ही चलेगा। पर करेंसी एक्सचेंज कराने थी मुझे, तो 155 दिरहम थे मेरे पास। तो अगर आप 155 को मल्टीप्लाई करते हो तो इंडियन रुपीज़ में 3-3.5 हज़ार हो गया। तो डॉलर्स में तो बहुत बेकार रेट दे रहे थे। तो मैंने कहा छोड़, मैं यहीं खर्च कर लूँगा 2,5-3 हज़ार को, कुछ खा भी लेंगे, चल के देखते हैं कहीं कुछ बैठने का, क्योंकि टाइम हमारे पास अच्छा खासा है। मैकडी भी है भाई, मैकडी खाते हैं चलो। ये बड़ा है 29 दिरहम का भाई, 29 दिरहम का मतलब हो गया लगभग 700 रुपये, 650, 700 रुपये में ना मैकडी में 200 की मील है ना, 200 की मील है। हाँ मतलब 700 रुपये में लगभग पार्टी हो जाती है मैकडी में। अगर 2-3 लोग जाए तो आराम से बैठ के खा सकते हैं, बढ़िया। चलो जी लंच हो गया अपना, चलते हैं कहीं जगह देख के बैठते हैं आराम से। 2 घंटे है अभी हमारे पास, 2 घंटे में एडिटिंग भी हो जाएगी सारी, और थोड़ी सी झपके भी मार लेंगे। रात को ना बड़े काम है वहाँ पहुँच के। काम ये है भाई कि होटल नहीं मिला हम लोगों को बंदरबास में, वो भी किसी प्लेटफॉर्म पे। भाई साहब 2 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं चला। फाइनल कॉल शुरू हो गई है हमारी फ़्लाइट की। फ़्लाइट वैसे 5:50 की है, बट अभी बज रहे हैं 5:05। भैया ना जल्दी शुरू कर देते हैं। और आज पहली बार हम लोग फ्लाइट दुबई से फ्लाई कर रहे हैं, एक नई एयरलाइन। चल के एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा है। ये वाला टर्मिनल ना काफ़ी छोटा है, टर्मिनल 2। टर्मिनल 3 है बढ़िया, उसमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। वीडियो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे, मतलब बाहर जाने से भी हम कैमरा निकाल लेते थे शूट करने के लिए, सब लोग मना करते थे शूट करना अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों। बट फिर भी बैठ गए भाई फ्लाइट में। काफ़ी आगे की सीट मिली है, मतलब वेब चेक इन के टाइम पे काफ़ी आगे की सीट ली है इसने। कोई नहीं, ठीक है, विंडो सीट मिल गई और क्या। इंडिगो जैसी फ्लाइट है यार, वैसे ये लेग स्पेस भी ठीक ठाक ही है। वैसे 1 घंटे की फ़्लाइट है तो ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बाकी नॉर्मल जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है वैसी ही है, और है भी सिर्फ 1-1.5 घंटे की, तो ठीक है। ये क्या है, मैनुअल्स है। खतरनाक भाई, पहली बार इतनी खतरनाक लैंडिंग देखी है। हालत ख़राब हो गई। और ये पता नहीं कैसे लहरा के चला रहा है, मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑफिसर के हाथ में दे दिया था क्या प्लेन। जब से जर्नी शुरू हुई है ना ईरान की, मतलब जब से हम लोग दुबई से निकले हैं और जब से इस प्लेन में बैठे हैं ना, तब से थोड़ा सा अंदर डर है, पता नहीं किस बात का। ब्लॉग्स मैंने देखे हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है ईरान, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इंडियंस के लिए खासकर। बट फिर भी ना थोड़ा हेजिटेशन सा हो रहा है कि कैसे लोग होंगे, ऊपर से यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं आती किसी को, कम्युनिकेशन बैरियर कितना ज़्यादा होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहे थे कुछ टाइम पहले, बट अभी तो होपफुली सारी चीज़ें ठीक है। बाहर चल के देखते हैं यार कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई वेलकम टू ईरान, मेरी 8th कंट्री, ठीक है, और इस ट्रिप की दूसरी कंट्री। तो भाई बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है अंदर, थोड़ी गुदगुदी सी भी हो रही है कि कैसा होगा, कंट्री कैसी होगी। अब वो तो अंदर जाके और यहाँ पर शूट करके ही पता चलेगा। ये थी भाई हमारी फ़्लाइट फ्लाई दुबई। एक्सपीरियंस वैसे ठीक ठाक ही था, इतना कुछ खास नहीं था।
ठीक है। और लैंडिंग करवा के तो मैंने और ज़्यादा हालत ख़राब होती, तो इतना परफेक्ट भी नहीं बोलूँगा मैं, बट ठीक ठाक था। ये है भाई एयरपोर्ट, बंदर अब्बास एयरपोर्ट है यहाँ का। उम्मीद नहीं थी कि एयरपोर्ट आना पड़ेगा, बट फिर भी ना चाहते हुए भी आना पड़ा। बट ठीक है, चलो कहीं ना कहीं सेफली और अच्छे से आ गए। सिर्फ आधा घंटा लगा पहुँचने में। अगर फेरी से आते तो पूरी रात धक्के खाते रहते भाई। काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है यार बंदर अब्बास का, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है। देखो उधर से हम वहाँ पर एंट्री ली हमने, उसके बाद इमिग्रेशन छोटा सा था, सिर्फ 2 काउंटर थे और लोग भी इतने ज़्यादा नहीं है। एक फ्लाइट आई है बस अभी तक। यहाँ पर ये बेल्ट्स हैं और इस बेल्ट पर हमारा भी सामान आने वाला है। मतलब ईरान में सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट है ना वो तेहरान का ही है। और बंदर अब्बास इतने ज़्यादा लोग आते नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो फेमस है वो सिर्फ पोर्ट ही है। तो अगर पोर्ट से कुछ भी शिपिंग हो रही है बेसिकली, तो ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है। और वैसे भी ये आसपास के कुछ देशों में बहुत बड़ा पोर्ट माना जाता है, तो इसलिए सब लोग यहीं पर ही शिपिंग कराते हैं। अगर बाय रोड किसी को जाना होता है या फिर कोई ट्रैवल करना चाहता है बाय रोड सपोज। तो इमिग्रेशन पे भाई बस वही पूछ रहे थे कि रिटर्न फ्लाइट टिकट है कि नहीं है। हमने बोला है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि होटल बुकड है कि नहीं है। तो मैंने इनको यही बोला कि भाई किसी भी प्लेटफॉर्म पे होटल नहीं शो हो रहा था, तो हम लोग यहीं पर ही आके होटल बुक करेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये नहीं बताया कि हम बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट हैं, A to Z सब कुछ हम सही कर रहे हैं, कुछ भी हम गलत नहीं या इलीगल नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल दिक्कत वहाँ आ सकती है कि क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद हमारा टाइम वेस्ट होगा फालतू में। डॉक्यूमेंट्स फंसेंगे तो नहीं गए, बट टाइम बचाने की वजह से फिर हमने इसी वजह से रिटर्न टिकट हमारे पास है ही। हमने कहा छोड़ सीधा यही बोलते हैं कि हम लोग तेहरान से वापस फ्लाई करेंगे। तो सिंपली मैंने वही बोला कि भाई रिटर्न टिकट हमारी जो है वो तेहरान से है। और हम लोग अभी यहाँ पर बंदर अब्बास थोड़ा एक्सप्लोर करके, शिराज एक्सप्लोर करके फिर सीधा तेहरान जाएंगे और तेहरान से एग्जिट ले लेंगे 28 तारीख के आसपास। तो भाई वेलकम हो गया है ईरान में। ये है ईरान का एयरपोर्ट बंदर अब्बास। मतलब यहाँ का काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है ये। तेहरान है काफ़ी बड़ा, जो मेन यहाँ की कैपिटल है। बट यहाँ से अभी हमें टैक्सी लेनी है और टैक्सी लेने से पहले थोड़ी हमें करेंसी एक्सचेंज करवानी है, सो दैट हम यहाँ पे कर सकें उनको। और यहाँ पे ना टैक्सी वगैरह बहुत सस्ती है भाई। और सही बताऊँ तो पूरा ईरान ही बहुत सस्ता है टूरिस्ट के लिए। मतलब हर चीज़ आपको बहुत ईजिली मिल जाती है और बहुत सस्ते में मिल जाती है। पेट्रोल भी बहुत सस्ता है और डीजल भी बहुत सस्ता है, गैस भी बहुत सस्ती है, टैक्सी फेयर भी बहुत सस्ता है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे इस सीरीज़ में पता चली जाएंगी जब तक हम लोग ईरान एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी के लिए सबसे पहले हमें ढूंढनी है कोई मार्केट जहाँ पर एक्सचेंज हो सके। और यहाँ पर ना ब्लैक मार्केट भी जहाँ पर पैसा एक्सचेंज कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल स्टोर्स की जगह ना लोग बैठे रहते हैं ऐसे इधर उधर गड्डियाँ लेके प्रॉपर। और करेंसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, इंडियन करेंसी और यहाँ की करेंसी में। यहाँ की करेंसी को ऑफिशियली वैसे रियाल बोलते हैं, ईरानी रियाल। बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं। 0 हटाओ तो कुछ और बोलते हैं, एक और 0 हटा दो तो कुछ और बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा अभी जब हम लोग करेंसी लेंगे तसल्ली से बैठ के। ये तो दिक्कत हो गई भाई कैश की, क्योंकि यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज हो नहीं रही है और हमारे पास यहाँ का रियाल है नहीं। हमारे पास इस टाइम पे सिर्फ डॉलर्स पड़े हैं और आपका क्या कहते हैं दुबई का दिरहम पड़ा हुआ है, ठीक है। और इंडियन रुपीज़ भी है, बट अब उसमें बाहर जाके कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड भी नहीं चलता ईरान में कोई भी। मतलब ईरान में कार्ड नहीं चलते हैं बेसिकली, जो आ रहा है उनको ही बता दूँ। तो कैश ही कैरी करो, सबसे सही रहता है। कम्युनिकेशन गैप भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ना तो किसी को इंग्लिश आती है, ना हिंदी तो ऑब्वियसली नहीं आती है। तो यहाँ की लैंग्वेज है वही आती है। और यहाँ पर भी 2-3 लैंग्वेज बोली जाती हैं। बट सामने देखो अभी क्या देखा मैंने, यहाँ पर सामान को ना सामान ही बोलते हैं। मतलब जो हिंदी में सामान बोला जाता है, सामान लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। तो सामान को सामान ही बोला जाता है। वैसे यहाँ पे मतलब पर्शियन बहुत ज़्यादा बोली जाती है, जिसको बोलते हैं फारसी लैंग्वेज। तो फारसी बहुत ज़्यादा बोली जाती है और 1-2 लैंग्वेज और भी हैं, वो बताऊँगा धीरे धीरे। भैया से हेल्प मांगी इन्होंने, दिलवाई तो है टैक्सी, बट पता नहीं कितना बोलेंगे। ये है भाई यहाँ की टैक्सी, लोकल ईरानियन टैक्सी है। हाउ मच वी हैव टू पे? या वी हैव दिरहम। Okay, 15 dirham. 15 dirham. Yes, 15. So 15, it's around Indian rupees. It will be around 350 rupees. I Do you think. have, are you blogger? Yeah, we have. Yes. In YouTube? और ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ में लगभग 300-350 रुपये लगेगा। वैसे तो टैक्सी और कैब बहुत सस्ती है ईरान की, बट स्टिल अभी हमें नॉलेज नहीं है ज़्यादा और यहाँ पर है भी नहीं कुछ। मतलब हमारे पास करेंसी नहीं है, तो इस वजह से अभी के लिए देख लेते हैं। लगेज बहुत ज़्यादा है तो वही वो बोल रहे हैं। चलो जी, आ गया सारा सामान। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। That's enough? या ये है भाई यहाँ की लोकल टैक्सी, ईरानियन टैक्सी कह सकते हो आप। हमारे पास ईरान की कोई करेंसी नहीं थी और डॉलर्स और सिर्फ दिरहम थे, तो उन भैया से बात करवा के उन्होंने इनसे बात कर ली इनकी लैंग्वेज में। तो उन्होंने बता दिया आप इनको दिरहम में पे कर देना। हमें यहाँ पर देना है 15 दिरहम, जो कि इंडियन रुपीज़ में पड़ता है आपका लगभग 350 रुपये के आसपास। बट वैसे देखा जाए ना तो ईरान में टैक्सी बहुत ज़्यादा सस्ती है, इससे भी ज़्यादा सस्ती है। बट अब एयरपोर्ट से देखा जाए, अगर आप इंडिया के कंपेयर करोगे तो भाई फिर भी सस्ता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एयरपोर्ट से 350 में टैक्सी नहीं मिलती है, चाहे आपको 5 किलोमीटर जाना हो चाहे 10 किलोमीटर जाना हो। अब चलते हैं अपने होटल, यहाँ से अराउंड है 9-10 किलोमीटर। वहाँ पे पहले होटल लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोई होटल नहीं दिखा रहा था जैसे कि मैंने बताया था। तो वहाँ पर पहुँच के ही हमें बुकिंग करानी है और वहाँ पर बुकिंग करवा के उसके बाद निकलेंगे करेंसी एक्सचेंज कराने और थोड़ा सा देखते हैं अगर रात को एक्सप्लोर कर सकते हैं तो करेंगे, वरना आज फिर रहने देंगे। आज रूम में ही रहेंगे, कल निकलेंगे दिन में बाहर।
दुबई की तरह यहाँ पर भी भाई राइट हैंड ड्राइव है, मतलब राइट साइड पे गाड़ियाँ चलती हैं। और हम जब गाड़ी यहाँ से कलेक्ट करेंगे तो हम लोगों को भी राइट साइड में चलानी है, लेफ्ट साइड में मतलब उधर से आने वाला, राइट साइड में जाने वाला। यहाँ की नंबर प्लेट्स देखो यार कितनी मतलब अजीब सी है। इस पर जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये पर्शियन लैंग्वेज है। देख रहे हो कितना अजीब सा लग रहा है देखने में, पता लग ही नहीं रहा कि अल्फ़ाबेट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई सिंबल बना रखा है, बट भाई ये पर्शियन लैंग्वेज है। यहाँ कुछ ऐसी सी स्ट्रीट है, होटल बस पहुँचने ही वाले हैं। वो पूरा सामने आपको दिख रहा होगा, चमक रहा है, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, वो रहा ईरान होटल। और ये है भाई शेरवानी स्ट्रीट, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे अच्छी खासी। तो अभी निकल सकते हैं फिर हम लोग बाहर। हमें पहले लग रहा था कि अनजाना शहर है, ऐसे निकलना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, हैपनिंग प्लेस है थोड़ी। क्या ही जाएंगे यार एक बार स्ट्रीट्स वगैरह घूमने, चेक इन करते हैं फटाफट होटल में, सामान रखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और मुझे लग नहीं रहा कि जल्दी बंद होने वाली स्ट्रीट है ये, मतलब थोड़ा लेट नाइट चलेगी जहाँ तक दिख रही है भीड़ भड़का। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं यहाँ पे। ये जो सारा स्ट्रगल है ना भाई, ये गाड़ी मिलने से पहले का स्ट्रगल है। हालत ख़राब हो गई, उस वाले होटल में कोई रूम अवेलेबल ही नहीं था। अब यहाँ पर एक दूसरा होटल है अतिलार, अरे ये तो रहा, यही वाला तो है, ये रहा सामने देखो वो लिखा अतिलार। तो इस वाले होटल में पता करते हैं, इसमें नहीं मिला अगर तो बैंड बच जानी है, क्योंकि यही दो होटल ढंग के नज़र आ रहे हैं आसपास। ये वाला है भाई, एक बार इस पर भी चेक कर लेते हैं। बैंड बच गई है होटल ढूंढ ढूंढ के, बट होटल मिल के नहीं दे रहा है। कम से कम 7-8 होटल देख लिए, सारे फुल। भाई समझ नहीं आ रहा बंदर अब्बास में कौन सा टूरिस्ट है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, कोई होटल ही मिल के दे रहा है यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सच में नहीं है। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो शायद ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत होगी, बट अभी देख लो। उन्होंने बताया कि स्नैप करके एप्लीकेशन है जो यहाँ पर टैक्सी के लिए चलती है, उस पर आप एक बार चेक कर लो। और सबसे बड़ा ना, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है यार, तो किसी से बात भी नहीं हो पा रही है ठीक से। एक होटल में कोई इक्का दुक्का मिलता है जिसको बहुत थोड़ी इंग्लिश आती है, टूटी फूटी, तो इसलिए समझने में भी बहुत दिक्कत हो रही है यार। स्नैप पे ही देखता हूँ, स्नैप पे भी नहीं मिला तो मुझे लग रहा है वापस एयरपोर्ट जाना पड़ेगा आज सोने। हालत ख़राब हो गई, चलते चलते मैं 1.5-2 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सारे होटल चेक कर लिए जितने भी यहाँ आसपास है ना, 7-8 होटल में पूछ लिया, सब जगह भाई रूम फुल। मुझे समझ नहीं आ रहा बंदर अब्बास में ऐसा कौन सा टूरिस्ट आ रहा है, ना तो ये तेहरान है, ना ही शिराज, ना ही तबरीज़। फिर भी भाई लेके तो आया है, किसी को पता नहीं है। दिस इज़ माई फ्रेंड। इतनी हालत ख़राब हो रखी है ना भाई। और ये भाई जी मिले हैं, अब ये पहले इन्होंने सिम दिलवाई, अब चल रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं कि होटल दिलवा देंगे आसपास, किसी से बात करिए इन्होंने। तो भाई ने बैग भी पकड़ लिया है। बताओ, वैसे ईरान के लोग हैं तो बहुत अच्छे, नो डाउट। एयरपोर्ट पे भी जिसको देखो ना वो सजेशंस दे रहे थे, और मतलब अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं कि सेफली रहना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, सब कुछ बताते रहते हैं। तो बढ़िया है भाई। अभी तक तो ईरान में एक्सपीरियंस कोई हमें ऐसा बंदा मिला नहीं अभी तक जो गलत सोचता हो या फिर गलत बिहेवियर हो किसी का। इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद मिल गया है होटल, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा होटल है वैसे। नाम है स्टेटस होटल, और मैं यहाँ तक आया था वैसे, मतलब यहीं तक आया था, बस ये वाला होटल नहीं देखा था, इसके अलावा सारे होटल चेक कर लिए थे। बट अब यहाँ पर ले लिया है रूम, मतलब अभी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। रूम में चलते हैं, अभी हिम्मत नहीं बची बिल्कुल भी एक्सप्लोर करने की। अभी तक सोचा था कि बाहर निकल के थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, बट सही में हिम्मत नहीं है भाई। तो सीधा रूम में जाके चित होना है। पता नहीं यहाँ पे होटल मिलेगा भी कितने का, क्योंकि हमने पूछा भी नहीं। हमने कहा सीधा रूम लो भाई, जितने का भी हो, बट इतना महंगा नहीं होगा क्योंकि होटल्स वगैरह यहाँ पे ना सस्ते हैं काफ़ी। तो ये भी होपफुली थोड़ा ही महंगा होगा यहाँ के हिसाब से, बट हमारे लिए नॉर्मल होगा भाई। रूम पड़ा है हमें अराउंड $100 का। अब हमारे पास यहाँ की करेंसी नहीं थी तो इसलिए हम ज़्यादा बार्गेन भी नहीं कर पाए। हमने बोला वैसे 40 कर लो पड़ेगा या फिर 45 कर लो। $100 पड़ा है 2 दिन का फायदा में, तो वही 8,000 रुपये का हो गया। और 4 स्टार होटल है भाई ये, तो मिल गया वही बहुत बड़ी गनीमत है। मुझे तो लग रहा था जब वापस एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा वहीं जाके सोना पड़ेगा। पता तो मैं यहाँ तक आया था, मैं वो देखा एक वो भाई एक छूट गया करता है वो, और हीरा बस सामने ही होता है। बस मैंने उससे बोला ना, मैंने बस यही होटल रह गया था। 2 more bags, ओके। तो जी ये है रूम, ठीक सा ही है तो यार। 4 स्टार बोल के तो उसने ऐसा दिया, मुझे लगा पता नहीं क्या ही दे देगा। पोमपिट्स कर दिया क्या, पोमपिट्स। यार अब क्या ही कर सकते हैं भाई। जब से आए हम तब से सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ चल क्यों नहीं रहा है। इंटरनेट तो चल रहा है मतलब, बट ना व्हाट्सएप चल रहा है, ना इंस्टा, ना कुछ। तो ये देखो वाईफाई कनेक्टेड है, बट फिर भी जब मैं व्हाट्सएप पे कुछ चला रहा हूँ तो वो चल के नहीं दे रहा है। अभी देखो वाईफाई कनेक्टेड है, बट उसके बावजूद भी ये पता नहीं क्यों रीलोड आ रहा है। तो भैया से पूछा तो कह रहे हैं कि ईरान में VPN के बिना कुछ भी नहीं चला सकते आप, बट VPN अभी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा है। कल व्लॉग लाइव होना है, रात के बज रहे हैं 10:40, टाइम है नहीं, नींद आ रही है, कुछ खाया भी नहीं है।
लगता है कि आपका है भाई साहब, दिमाग ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं है। पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा यहाँ बिना इंटरनेट के। इतनी मुश्किल से एक तो होटल मिला भाई उसमें, बट यहाँ पर आगे पता चल रहा है भाई कि VPN चाहिए हम लोगों को इंटरनेट यूज़ करने के लिए यहाँ पर, मतलब पूरे ईरान में। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट को चाहिए, कोई भी यहाँ पे बंदा जो लोकल है ना ईरान का, उसको भी VPN यूज़ करके ही व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ेगा या फिर इंस्टाग्राम यूज़ करना पड़ेगा। बट अब मेरे में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं इतना सर्च करूँ, VPN ढूंढूँ। मैंने 1-2 VPN डाउनलोड करके देखे बट चल नहीं रहा है VPN, पता नहीं क्यों कनेक्टिंग आ रहा है खाली। और कल व्लॉग भी लाइव जाना है तो पता नहीं अब कैसे ही जाएगा। अनमोल गया हुआ है बाहर डिनर करने, मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी सीरियसली, क्योंकि उसने तो चिकन वगैरह खाया भी था वहाँ पे। मैंने सुबह से सिर्फ एक बर्गर खाया और रात के 11 बज रहे हैं और सीरियसली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। अब उसको बोला है कुछ अगर मिलता है वेजिटेरियन तो लेके आएगा, वरना मैं सो जाऊँगा। अब सीधा सुबह उठ के कुछ फ्रूट्स वगैरह देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अब कल वैसे भी बहुत सारे काम है यार। सबसे पहले तो करेंसी एक्सचेंज कराना है सुबह उठते ही, उसके बाद हम लोगों को सिम कार्ड लेनी है। अनमोल ने तो ले लिया है, मुझे लेना है सिम कार्ड। फिर उसके बाद हम लोगों को निकलना है पोर्ट पे, क्योंकि कल या परसों में हमारी गाड़ी आ जाएगी। होपफुली कल ही आ जानी चाहिए, क्योंकि कल निकल चुकी है जेबल अली से। जेबल अली पोर्ट है दुबई में, तो लास्ट 3 दिन से शिप वहीं पर ही खड़ा हुआ था। अब वहां से निकला है सुबह 4 बजे के करीब, कल रात को, मतलब कल रात के या फिर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो आप, 4 बजे निकला है। और कल यानी कि 26 को होपफुली यहाँ पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स लगते हैं दुबई पोर्ट से ईरान पोर्ट आने में शिप को। तो यही है भाई अपडेट। अब पता चलेगा भाई कल जाके पोर्ट पे क्या है क्या नहीं है। कल हमें कस्टम वगैरह का भी देखना है कि ईरान का क्लियरेंस कैसे होता है, या फिर क्या प्रोसीजर है यहाँ का, खुद जाके क्लियर करवा सकते हैं कि नहीं, या फिर कोई एजेंट करना पड़ेगा। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चली जाएगा। तो रोटी मंगाई थी भाई, पता नहीं क्या है, फोन जैसा है, लेके आया थाली में भर के। अजीब सी लग रही है खाना में, बट वही है, पेट भरना है, कुछ तो खा ही लो। मुरमुरे है तो हैं मुरमुरे भाई, कुछ तो जाएगा पेट में। सुबह से कुछ नहीं खाया। अजीब सही है तो ठीक है भाई, मेरे को चलेगा, खाओ खाओ दबा के खाओ। मैं तो खाऊंगा ही।